to everyone. Hi, I am extremely sorry. My apologies about the delay, but किसी काम में फँस गई थी और फिर ट्रैफिक में फँस गई थी. Thanks to my angels who have always helped me, but they don't help you unless you call on to them, which is why I have my angel course and chakra course, which is going to happen this month. And in fact next week. So if anybody, there is still time, would like to sign up for my angel course and my chakra course, you're more than welcome. Now, without any delay, my apologies to Dr. Nidhi. She had to wait so long, and my apologies once again to everybody. And yes, now all yours. You can start. So Yeah, this show is about um, the side effects and the negative effects of all the makeup products, toiletries, deos, perfumes, and cleaning products that we use in the house, if I'm not wrong, right? right. So पिछली बार आपने promise किया था that you will find out about this and you will get back. So thank you so much for that. um, shall I? You can share your screen. Okay, I have uploaded. Okay. Just a minute. Hi, Okay, Rajiv, it's Shiv uploading. Shakti, Prashant. Hi, Sajid Ali. Hi, Vaishali, Dipanshu. Great awakening, Varsha, everyone. And thank you so much, Vaishali, for calling. Because अगर तुम फोन नहीं करती तो मेरी सिस्टर अग्री नहीं करती, मानती नहीं कि आज मेरा शो है. मुझे आने ही नहीं देती वो. हाँ जी. ओके, हाँ. प्रेजेंटेशन शेयर. में अपलोड यहाँ हो पर रहा है वो. आया नहीं है. अच्छा. ओके, यहाँ पर शेयर अपलोड स्क्रीन हो का रहा है वो. आया नहीं. ओके. आ गया. ओके. ओके. ऑल राइट. राइट. Health impacts of personal care products and cosmetics. हाय एंड नमस्ते एवरीवन. आज हम देखेंगे कि हमारे जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, जो हम डेली यूज़ में जो भी चीज़ें लेते हैं, जो भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों के अंदर क्या-क्या केमिकल्स है और वो कैसे हमारे शरीर को नुकसान करता है, कैसे हमारी हेल्थ को असर करता है. सबसे पहले है डिस्क्लेमर. ये जानने के बाद सुन के किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे! इतने सारे केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं. अगर आप कंसर्न है तो उसका अल्टरनेटिव ढूँढिए, और अगर आपको लगता है कि आपका इंटेंशन सही है और ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं कर रही है, तो दैट्स फाइन. कोई फ़ोर्स नहीं है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है. आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये अवेयरनेस के लिए है. अगर अवेयरनेस रहेगी आप लोगों में, तो आप जान पाएँगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ हमको ध्यान रखना है और कौन-कौन से अल्टरनेटिव हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो आता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है? केमिकल्स तो यूज़ होते हैं, हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ों के केमिकल्स हार्मफुल है, वो भी हमें पता है। पर वो क्यों लाइट में नहीं आ रहे हैं? या तो अगर कोई पर्सन थोड़ा बहुत जानता है केमिकल्स के बारे में, वो अगर सर्च करता है तो उसको दिखाते सर्च में दिखता है कि वो पॉइज़नस नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, क्योंकि उसका क्वांटिटी बहुत ही लो है। पर ये सारे केमिकल्स जो बहुत कम मात्रा में डाले जाते हैं, वो सारे स्लो पॉइज़न हैं। स्लो पॉइज़न यानी धीरे-धीरे आपके शरीर में वो जमा होते हैं और लॉन्ग टाइम में वो आपको असर दिखाते हैं। तो आज आप 5 साल से कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आज आपको उसका असर नहीं दिखेगा। लेकिन इसके 10 साल बाद, 15 साल बाद आपके सामने सच्चाई आएगी कि आपको ऐसे-ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है, जो जिसका कोई कारण ही नहीं है। या आपके लाइफ़स्टाइल में आपने बहुत ध्यान रखा, लेकिन ये सारे केमिकल्स की वज़ह से इश्यू हो रहे हैं। तो ये है स्लो पॉइज़न और इसके क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। क्रॉनिक यानी कि लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट जो है। देन दूसरा पॉइंट है कि नो रिस्ट्रिक्शन, नो रेगुलेशन, बैन्ड केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स इसमें जो है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, जो नहीं डालने चाहिए, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है, इसलिए उसमें ऐड किए जाते हैं।
बहुत सारे कंट्रीज़ में ये सारे केमिकल्स जो है वो बैन किए गए हैं, लेकिन हमारे जैसे कंट्रीज़ में वो अभी भी फ्रीली यूज़ होते हैं। देन है ब्यूटी हाइजीन एंड स्टैंडर्ड। ये एक बहुत ही समझने की चीज़ है कि हमारे बिलीफ सिस्टम में या तो हमारी सोच में ये चीज़ डाल दी गई है कि सर्टेन वे ऑफ लुकिंग इज़ ओनली द ब्यूटी स्टैंडर्ड। ऐसा है तो भी वो सुंदर है, ऐसा है तो ही वो सुंदर है। जैसे कि हमारे देश में बहुत ही कॉमन है कि गोरा रंग होना, तो वही सुंदर है। तो हमें इन चीज़ों से उभर कर आना है, खुद की खूबसूरती को पहचानना है, अंदर की ब्यूटी को जानना है और पुराने स्टैंडर्ड्स को बाय-बाय कहना है। डिफ़िकल्ट है बहुत पर नामुमकिन नहीं है। देन है पेनिट्रेशन, इन्हेलेशन एंड इंजेशन। तो पेनिट्रेशन मतलब स्किन के अंदर जाना। जो चीज़ हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो स्किन के पोर्स के थ्रू हमारे शरीर में जाता है, ब्लड सिस्टम में जाता है। नहीं तो मसल मास जो है, मतलब कि जो हमारा चर्बी या फैट का जो पोर्शन है, मसल्स जो है, उसमें जाके वो स्टक हो जाता है। अगर ब्लड सप्लाई में चला जाता है, तो अलग-अलग ऑर्गन्स में जाता है और लीवर और किडनी जो है, वो सबसे प्रोन है इन सारे केमिकल्स के लिए, क्योंकि वो फ़िल्टर आउट करते हैं और अ, उसको ये करने की कोशिश करते हैं, डिटॉक्सिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। जो नहीं होता है वो ऑर्गन में एक्यूमुलेट होके, मतलब वहाँ पे फँस के रह जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन्हेलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेकअप है, स्प्रे है, जो एयर के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स के थ्रू वो ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई में मिक्स होती है, तो वो भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देन है इंजेक्शन। आप बोलेंगे कि हम मेकअप थोड़ी खाते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा कि हम जो क्रीम लगाते हैं हाथ पे, हैंड क्रीम है, मॉइस्चराइज़र है, ये सारी चीज़ें जो है वो खाते समय या तो हम लिप प्रोडक्ट्स जो होठों के ऊपर जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं, लिपस्टिक है, लिप गार्ड्स हैं या टिंट है, तो वो सारी चीज़ें जाने-अनजाने में हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो जाती है। देन है एंट्री थ्रू एनवायरनमेंट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि चलो हम तो मेकअप करते ही नहीं हैं। जनरली मेल जो भी है वो सारे यही बोलेंगे कि हम नहीं करते मतलब हम इससे बच गए। ना, बिल्कुल नहीं। जो भी हम कॉस्मेटिक केमिकल्स जो भी यूज़ करते हैं वो सारे वॉश होकर ड्रेन में जाते हैं, ड्रेन के थ्रू सी में जाते हैं, ओशंस में जाते हैं। वही पानी बहुत सारी जगहों पे जो रिसाइकल किया जाता है या तो पानी में जो बहा दिया जाता है, ज़्यादातर नदियों में, समुंदर में, इन सब में जाता है, तो अल्टीमेटली वो हमारे एनवायरनमेंट में आता है। समुंदर में बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो नॉन-वेज नहीं खाते, तो हम तो बच गए। लेकिन आप नमक तो खाते हैं ना? हुँ। नमक जो समुद्री नमक बनता है, वो समुद्र के पानी को उड़ा के बनाया जाता है। उसको नो डाउट फ़िल्टरिंग करते हैं, सारे प्रोसेस किए जाते हैं, लेकिन उसमें केमिकल्स और ये सारे रेसिडुअल प्रॉपर्टीज़ जो है वो रह जाती है। तो थ्रू आवर फूड ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में आती ही आती है। तो ना ही हम खाली हमको बंद करना है ये केमिकल यूज़ करना या कम करना है, पर हमें दूसरों को भी ये अवेयरनेस फैलानी है कि कृपया आप भी इसका सही सोच समझ के इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर तो कुछ ये कहना चाहती हूँ कुछ कहना चाहती हूँ। आदमी केमिकल्स जी, यूज़ नहीं करते, मेकअप यूज़ नहीं करते, लेकिन जी, डिओज़, परफ्यूम्स, क्रीम्स यस, और हेयर जेल्स जो यूज़ करते हैं, यस, यस, शैम्पू, कंडीशनर और टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, वो बहुत हार्म करते हैं। जी, सेकेंडली, वो जो लड़कियों को किस करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, उसके अंदर लड़कियों के गाल पे, होठों पे और जो भी मेकअप है, वो सारा आदमियों के ही पेट में जा रहा है। जी, तो व्हिच इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग जो होता है। सो हाँ, व्हिच इज़ व्हाई द बॉयज़ प्रेफर गर्ल्स विदाउट मेकअप, लेकिन लड़कियों हुँ, को लगता है दैट दे प्रेफर गर्ल्स विथ मेकअप, तो इसलिए वो सुंदर बनने के लिए और ज़्यादा मेकअप करती हैं। जी, हाँ, तो सो हाँ। जी, तो कंटिन्यू। हेल्थ कंसर्न तो है ही है, एनवायरमेंटल कंसर्न भी है कि हमारे एनवायरनमेंट भी उतना ही पॉल्यूट हो रहा है ये सारी चीज़ों से। और इसीलिए ये प्रोग्राम जो है, ये सेशन खाली फीमेल्स के लिए नहीं है,
सारे फैमिली मेंबर्स के लिए है। इसके आगे अंदर बढ़ते हैं। जो टैल्कम हुँ, पाउडर बच्चों पर इस्तेमाल होता है या जी। नैपी रैश की क्रीम जो इस्तेमाल होती है छोटे बच्चों के लिए, क्या वो भी हुँ। आ जाता है? जी, अब ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है कि बच्चों का जो बहुत फ़ेमस ब्रांड है, जो इंडिया में भी बहुत टाइम से है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उसमें भी कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर होने वाले केमिकल्स उसमें भी प्रेज़ेंट है। और टैल्कम पाउडर में भी आजकल माइका है, एल्यूमीनियम है, ऐसे बहुत सारे हेवी मेटल्स मिक्स किए जाते हैं, जिस वजह से ये हेल्थ को बहुत ही नुकसानदायी है। जो क्रीम्स है, उसमें भी मैं आगे बताऊँगी कि क्रीम में कौन-कौन से केमिकल्स रहते हैं, वो कॉमन है सारे क्रीम और बेस के लिए। क्रीम का जो बेस होता है मतलब कॉमन जो केमिकल है, उसमें भी ये सारे खतरनाक केमिकल्स हैं। जो आँखों के अंदर काजल, जो नेचुरल तरीके से काजरल काजल घर में बनाया जाता है दिया जला के, वो उसके बारे में भी कहते थे डॉक्टर्स कि वो उसमें कार्बन होता है, मत लगाओ। हुँ। और आजकल तो काजल की स्टिक्स और पेंसिल्स जो आ गई हैं, उसके अंदर तो होगा कुछ ना कुछ केमिकल, इज़ इट डॉक्टर निधि? हाँ। जी ये जो काजल पहले हम नेचुरली घर पे बनाते थे, वो हम कॉटन का बाती जला के बनाते थे। ऑयल से जो ऑयल एडिबल ऑयल से उससे बनाते घी थे। घी अभी या जो सरसों का आता है तेल? हाँ जी, सरसों का तेल नहीं तो घी से बनाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कैम्फर ऐड किया जाता था। तो हाँ, ये सारे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स थे। आजकल आगे की स्लाइड्स में मैं दिखाऊँगी कि उसमें सारे जो केमिकल्स है और ऑयल के बदले मिनरल ऑयल नहीं तो ग्रीस जो है और पेट्रोलियम बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ अरे किए बाप रे! जाते हैं। वो हाइली हाइली प्रोन टू कैंसर है। आपको वो कैंसर के लिए रिस्क राइट, देता ही देता है और राइट, आँखों के ये जो रोशनी है उसको भी असर करता है, आँखों के नंबर्स आते हैं, आईलैशेज़ और आई इचिंग का प्रॉब्लम रहता है। राइट। साजिद अली कहते हैं कि अगरबत्ती भी लगाते हैं घर में, वो इन प्रोडक्ट्स में तो नहीं आते, आई डोंट नो निधि नहीं जी ने आते हैं, लेकिन आते हैं? मैंने मॉस्किटो रिपेलेंट्स वग़ैरह भी ऐड किया है। ऐड तो किया है, इन जनरल मैं ये बता दूँ कि अगरबत्ती के अंदर जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं या उसका जो बेस मटीरियल है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं और जो फ्रेग्रेंट है, अगरबत्ती का मेन है फ्रेग्रेंट, जो उसका स्मेल है तो वो सारे नेचुरल फ्रेग्रेंट नहीं है, पहले जैसे आते थे, इत्र वगैरह डालते थे या फूल का एसेंस डालते थे, वो अब नहीं आता है, सारे आर्टिफ़िशियल केमिकल्स है। और जो धुआँ करने के लिए भी उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते थे, वो पहले ऑरेंज का पाउडर हो या लकड़ी का पाउडर हो, वो यूज़ होता था। आजकल उन सारी चीज़ों को केमिकल ने जगह ले लिया है, जिसमें पाउडर्स हैं, फिलर्स हैं, केमिकल्स है, हेवी मेटल्स है, तो एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करता है, इन्हेलेशन में जाता है, तो बहुत सारे लोगों को एलर्जीज़ भी होती है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी एलर्जी है। तो ये सारी चीज़ें होती है और आपने अगर ऑब्ज़र्व किया हो तो वो धुएँ की वज़ह से पहले एनवायरनमेंट प्यूरिफ़ाई होता था, अब पॉल्यूशन होता है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम्स बहुत होती है उस चीज़ से। होती है। ये अगरबत्ती की बात जो आप कर रहे हो साजिद जी, अ, हम मेरे चैनल पे अभी जब हम लोग एक्सपेडिशन से वापस आए थे, तो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें गौरव जी ने घर में अगरबत्ती कैसे बनाते हैं, उसकी विधि बताई थी, उसमें सारे इंग्रीडिएंट्स के बारे में बताया था और एक बात और कि उनके उस धूप में एक-एक प्रोडक्ट जो है, वो एनवायरनमेंट को कैसे शुद्ध करता है या हमारे चक्रास पे क्या असर करता है, उस हिसाब से उन्होंने एक-एक इंग्रीडिएंट सोच समझ के डाला है, समझाया है। तो अगर आप घर में खुद बनाना चाहते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपने घर में वो अगरबत्ती बना सकते हैं। बशर्ते आपको का गाय का देसी गाय का गोबर मिल जाए और वो दैट्स राइट। बारिशों में नहीं, वो गर्मियों में बनता है। उसके अलावा ये तरीका है कि घर में जो फूल चढ़ाए जाते हैं या अगर आपके घर में फूल आते हैं, तो फूलों को सुखाकर, उनको पीसकर, उसकी भी अगरबत्ती बनती है। उसके अंदर आपको कोई भी नेचुरल मतलब उसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डालने की ज़रूरत नहीं है और
अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ कपूर भी जला देंगे, वो गुड नाइट मैट लगाने की जो छोटी सी मशीन आती है ना, एक सेकेंड, गुड नाइट मैट लगाने की जो छोटी सी मशीन आती है ना, उसके ऊपर की जाली काट के उसके अंदर आप कपूर और 2-3 ड्रॉप सिट्रोनेला ऑयल अगर डाल देंगे तो मच्छर वैसे ही भाग जाएंगे। दूसरा, मच्छर भगाने के लिए अगर है तो नीम के पत्ते हर दूसरे तीसरे दिन लाकर एक टहनी उसकी हर कमरे में खिड़की के दोनों तरफ लगा सकते हैं। तीसरा, अगरबत्ती की जहां तक बात आती है तो कोयले का टुकड़ा लेके उसके ऊपर कच्ची धूप डाल दो तो अगरबत्ती की जरूरत ही नहीं है, किस्सा ही खत्म हो जाता है। हाँ जी, यू कैन कंटिन्यू। जैसे जैसे जो भी चीज का सोल्यूशन अगर मुझे पता होगा मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी। जी निधि जी, प्लीज कंटिन्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ये सारे हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो शुरुआत होती है सोप, हैंड वॉश, शावर जेल्स। अब आप इसमें और जो भी आपको मालूम है जिसमें डिटर्जेंट है, वो सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि हैंड वॉश हो गया, फेस वॉश हो गया, ये सारा मैंने डिटेल नहीं लिखा है, लेकिन जो भी चीज़ में आप ऐसा मान सकते हैं कि फ़ोम क्रिएट होता है, आप जिससे धोते हो तो झाग बनता है, वो सारी चीज़ों में सोडियम लोराइल सल्फेट, एसएलएस बोलते हैं इसको, ये केमिकल्स रहता है। ये कॉमन डिटर्जेंट है, बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है और लोग इसको सेफ मानते हैं, लेकिन ये भी एक इरिटेंट है। इसका पीएच जो है वो बहुत ही हाई होता है। हमारा स्किन का पीएच जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 6 टू 8 होता है। ये सारे केमिकल्स जो अल्काइल होते हैं, मतलब इनका पीएच बहुत हाई होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम जब हाथ धोते हैं या तो नहाते हैं, तो हमारे स्किन के ऊपर जो एक ऑयल का नेचुरल ऑयल जो बनता है, उसका लेयर जो होता है, वो लेयर वो धुल जाता है। तो इस वजह से स्किन में ड्राइनेस हो जाती है, किसी-किसी को रैशेस हो जाते हैं, एक्जिमा करके एक एलर्जी टाइप का स्किन का प्रॉब्लम है, इश्यू है, वो सारी चीज़ें होती हैं। देन दूसरा है ईडीटीए। ये सारे केमिकल्स मैंने हर जगह लिखे नहीं हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जहाँ डिटर्जेंट है, वहाँ एसएलएस होता ही होता है। तो बहुत सारे केमिकल्स बहुत सारी चीज़ों में कॉमन है और उनके असर भी कॉमन है, इसलिए मैंने हाइलाइट किए हुए कुछ-कुछ केमिकल्स, तो मैं उनके बारे में आपको एक-एक करके डिटेल में बता रही हूँ। देन है ईडीटीए-एनए, मतलब इसको बोलते हैं सोडियम ईडीटीए, इथाइल डाइइथाइल टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है वो बाइंडर केमिकल है। अब हमको लगता है कि अरे डिटर्जेंट है तो ये आ गया, या तो सोप है तो इसमें एसएलएस आ गया, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? ईडीटीए क्यों है? प्रोपिलीन ग्लाइकोल क्यों है? डाइमेथिकॉन क्यों है? तो ये सारी चीज़ों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें सिंथेटिक फिलर्स डाले जाते हैं, उनको बल्की बनाने के लिए उसमें केमिकल डाले जाते हैं, यानी कि ये थोड़ा-सा सॉलिड रहे, या तो क्रीमी रहे, या तो ये लिक्विड है तो थोड़ा-सा विस्कस रहे, जिसको हम चिकनापन बोलते हैं, वैसा रहे। तो इसलिए ये सारे केमिकल्स इसमें ऐड किए जाते हैं। तो ये जो ईडीटी है, वो 2 केमिकल्स को एक साथ बाइंड करने के लिए ज़रूरी है और ये खुद एक इरिटेंट है, यानी कि एलर्जी प्रोड्यूस करता है। देन है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है, ये कभी-कभी पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल भी होता है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी होता है। तो ग्लाइकोल एक कॉमन केमिकल है और उसके दूसरे अलग-अलग जो स्वरूप है, वो प्रोपिलीन है, इथिलीन है, ऐसे अलग-अलग स्वरूप है। तो अलग-अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें अलग-अलग तरह के ऐड किए जाते हैं। लेकिन ग्लाइकोल जो है, वो कॉमन है और उसका मेन पर्पस जो है, वो है कि वो एक तो थिकनर है, किसी-किसी चीज़ को थिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और वो सॉफ्टनर भी है और सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ होता है। तो ये है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ये हाइली कार्सिनोजेनिक है। बाप रे। बहुत ही कम मात्रा में यूज़ होता है, लेकिन ये कार्सिनोजेनिक है, ये डीएनए को डैमेज करता है। देन आता है डाइमेथिकॉन। डाइमेथिकॉन एक एंटीबैक्टीरियल की तरह भी काम करता है और वो सिलिकॉन बेस्ड पॉलीमर है।
तो ये मल्टी फंक्शन है इसका कि वो चीज़ों को बाइंड करने में भी हेल्प करता है, स्टेबलाइज़ करने में हेल्प करता है, ताकि कभी-कभी हम देखते हैं कि ऑयल और पानी अगर हम घर पे मिक्स करके कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं, तो थोड़ी देर बाद ऑयल जो है वो पानी के ऊपर अलग हो जाता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें ये चीज़ें ना हो, इसलिए इस तरह के केमिकल्स, बाइंडर्स, फिलर्स ये सब ऐड किए जाते हैं ताकि वो एक साथ रहे, हमेशा साथ रहे, लंबे समय तक वो उसी कंडीशन में रहे और इनका जो चीज़ें खराब हो जाती है वो खराब ना हो। केमिकल का भी एक्सपायरी रहता है, तो वो उसका जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाता है इन चीज़ों से। देन है वीओसी, वीओसी मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो केमिकल्स। वोलेटाइल मतलब कि वो जल्दी से इवोपरेट हो जाता है। एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो हमारे जो नेल पेंट्स है, नेल पॉलिश रिमूवर है, वो चीज़ अगर खुली रह जाती है, पेट्रोल है, गाड़ी में हम जो पेट्रोल यूज़ करते हैं, वो अगर खुला रह गया तो हवा में वो उड़ जाता है, तो उसे बोलते हैं वेपोराइज़ेशन। तो वोलेटाइल मतलब वो वोलेटाइल है, बहुत ही एक्टिव है इसलिए वो इवोपरेट हो जाते हैं। तो ये केमिकल्स है, ये इनका बेस जो है वो एक तो जो सॉल्वेंट है उसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वो देता है, तो प्रोडक्ट जो है वो खराब नहीं होगा, उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं आएगा। दूसरा है फ्रेग्रेंस, जो आर्टिफिशियल स्मेल जो केमिकल्स डालते हैं, वो सारे के सारे जो है वो वीओसी बेस्ड है, सारे वो सॉल्वेंट्स हैं। तो परफ्यूम में भी वीओसी है, क्रीम में भी वीओसी है, जितने भी हमारे केमिकल्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अच्छी खुशबू है, स्ट्रॉन्ग स्मेल जिसमें है, उन सारी चीज़ों में वीओसी है और बहुत सारे टाइप के वीओसी होते हैं। ये वीओसी भी हाईली एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स है, यानी कि एंडोक्राइन डिसरप्टर, एंडोक्राइन को खराब करने वाला। अब एंडोक्राइन क्या है? तो एंडोक्राइन को समझते हैं कि हमारे शरीर में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, यानी कि ग्रंथियाँ हैं जो हमारे शरीर के अलग-अलग हार्मोन्स बनाती है। जैसे कि थायरॉइड हार्मोन हो गया, फिर एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सारे जो हार्मोन्स हैं, थायरॉइड हो गया, फिर पैनक्रियाज़ में से भी कुछ-कुछ निकलते हैं, इंसुलिन हो गया, ये सारे हार्मोन्स हैं। तो ये सारा जो एक सिस्टम है, उसको एंडोक्राइन बोलते हैं, जो सारा बनाता है और अलग-अलग पार्ट में चैनलिंग होता है इसका, शरीर के अलग-अलग भागों तक पहुँचाया जाता है। तो इसको जो हानि पहुँचाते हैं, इनको एंडोक्राइन डिसरप्टर कहते हैं। तो ये केमिकल कंपाउंड्स जो इनको हानि करते हैं, तो कभी-कभी हमारा हार्मोनल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कभी-कभी कम हो जाता है। इस वजह से शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये चीज़ हमने पिछले वाले सेशन में डिस्कस किया था कि कैसे हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स को ये एंडोक्राइन डिसरप्टर है, वो हार्म पहुँचाते हैं। और इसका सिंपल मैकेनिज़्म आज के सेशन में भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? और एक चीज़ और मैं बोल दूँ कि मैंने पता किया कि ऑर्गेनिक सोप्स और शैम्पूज़ जो बनते हैं, उसके अंदर सिर्फ़ इसलिए कि लोगों को झाग पसंद है, इसलिए वो लोग ये एसएलएस वग़ैरह डालते हैं। और मैंने उनसे ये सवाल हाँ, किया कि क्यों हुँ, डालते हैं? तो वो बोले कि हुँ, लोगों को झाग चाहिए और हाँ, उसको बाइंड करने के लिए भी उसमें एक आध केमिकल डाला गया। तो हुँ, मैंने हुँ, कहा कि आप उसके बिना क्यों नहीं बनाते? तो बोले अगर हुँ, उसके बिना बनाएँगे तो वो एक पैक बन के रह जाएगा, वो साबुन या कोई चीज़ नहीं होगा। तो हाँ, आई डोंट नो व्हाट सॉल्यूशन यू सजेस्ट डॉक्टर निधि, बट फिर उसके आप बोल लो फिर मैं हुँ, बताती हूँ। हुँ। सबसे पहली चीज़ है जैसे मैंने बताया कि हमको हमारे बिलीफ सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा। हमारे दिमाग में ये घर कर गया है कि झाग होगा तभी क्लीनिंग होगी या झाग है तभी वो साबुन है या तभी डिटर्जेंट है, तभी वो क्लीन कर पाएगा। पर असल में डिटर्जेंट के साथ-साथ एक और प्रोडक्ट्स है जिसको सर्फेक्टेंट बोलते हैं। उसका भी इक्वल रोल होता है
ये क्लीनिंग में, वो उसका मेन काम है कि वो ऑयल दूर करता है। हमारे दिमाग में ये फँसा हुआ है कि ये जो झाग होता है उसी वज़ह से चिकनाई नहीं तो डर्ट जो है वो दूर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और रही बात नेचुरल प्रोडक्ट्स की, तो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट में लोग आपने जैसे बताया वैसा ही सोचते हैं कि झाग हुआ तभी वो काम करता है, इसलिए वो ज़बरदस्ती उनको वो डालना पड़ता है। हुँ। अगर नेचुरल सोप की बात करें, अगर झाग ही चाहिए तो अरीठा जो बोलते हैं, सोप नट जिसको बोलते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप इसको नहाने में, बाल धोने में, हाथ धोने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये माइंडसेट हो गया कि चलो झाग ही चाहिए तो वो ऑप्शन है। झाग का इश्यू नहीं है, तो सोप या फेस वॉश या बॉडी स्क्रब के लिए आप नेचुरल चीज़ें जैसे कि बेसन हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अ, सारे चैनल्स हैं जो लोग प्योरली खाली किचन के इंग्रीडिएंट्स से आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं ये सारे केमिकल्स को, सारे कॉस्मेटिक्स को, सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को, वैसे भी हैं बहुत सारे जो बताते हैं कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि तो हमको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है, एक-एक स्टेप अगर हम करें, तो हम ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँगे और चेंज ला पाएँगे। तो जहाँ तक हैंड वॉश की बात आती है, बचपन में मैंने सीखा है और हमारी फैमिली में सभी करते हैं कि जब आटा गूँथते हैं, तब आपको सबसे ज़्यादा हाथ साफ चाहिए। नाखूनों में और हर तरह से कोई जर्म्स या गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो क्या करते हैं कि आटा जो होता है ना रोटी बनाने के लिए जब पीसा जाता है, तो पंजाबियों में वैसे भी आटा थोड़ा मोटा होता है। तो उसको जब छानते हैं, तो छानने के बाद ऊपर जो रह जाता है ना, उसको अलग रख लिया जाता है और उसको हाथ में लेके गीला करके उससे हाथ हम लोग साफ करते हैं। आज भी आटा गूँथते वक़्त आटा लेकर मैं अपने हाथ साफ करती हूँ। वो एक हैंड वॉश की तरह से अच्छा होता है। वैसे भी आटा अगर आप अव्वल तो आज की डेट में व्हीट खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप खाते हैं तो आटे को छान लें और उसके ऊपर जो चलनी में ऊपर मोटा-मोटा जो रह जाता है, जितना मोटा आटा पीसा जाएगा उतनी रोटी हेल्दी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो आटे के ऊपर जो जो छलनी पे रह जाता है, उसको एक डब्बे में आप रख सकते हैं और उसको लिया, हाथ में डाला और गीला करके हाथ धो लिए, जहाँ तक सिर्फ हाथ धोने का सवाल है। नहाने और अ, फेस के लिए तो आजकल तो ख़ैर दूध-दही भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बेसन के अंदर गुलाब जल और नींबू का रस डालकर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो बेसन, मुल्तानी मिट्टी और चंदन के पाउडर का एक अलग मिक्सचर बना के रख लें और जब रोज़ नहाते वक़्त उसके अंदर गुलाब जल या जो भी आप चाहें, अगर आपको ओरिजिनल मिल सकता है, तो वो ऐड कर दें। दैट इज़ फॉर योर बेथिंग। हाँ जी, आगे। उससे वैसे भी गोरापन आता है, मॉइस्चर बरकरार रहता है और स्किन हमेशा सॉफ्ट रहती है। आप चाहें तो उसके अंदर फ्रूट जूस डाल सकते हैं, टोमेटो जूस डाल सकते हैं, वेजिटेबल जूस डाल सकते हैं। आपके जितने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के पील्स होते हैं, छिलके, उनको सबको इकट्ठा करके मिक्सर में डालो, उसका जूसर में, उसका जूस निकालो और उसको इस बेसन और मुल्तानी मिट्टी और चंदन के इसमें पाउडर में मिक्स करके उससे अगर आप नहाओगे, आपको कभी ज़िंदगी में कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ फ्रेश, बासा मत यूज़ करना, दैट्स व्हाट आई हैव टू से। जी। तो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है क्रीम, बॉडी लोशन, सीरम, ऑयल जो हम फेस पे जो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं या तो बॉडी पे यूज़ करते हैं। तो उसमें ऊपर वाले केमिकल्स तो है ही, प्रोपिलीन ग्लाइकोल तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में रहता है। इसके अलावा है पैराबेन्स। अब पैराबेन्स जो है वो प्रिज़र्वेटिव है। ये प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल है ताकि प्रोडक्ट बहुत टाइम तक जो है वो अच्छा बना रहे, उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो। इसका जो एक्शन है वो स्किन पेनिट्रेशन का है। कोई भी चीज़ आप जो स्किन पे लगाते हो, वो स्किन के अंदर के लेयर तक जाए, वो इसका काम है। तो ये खुद अंदर जाएगा ही, उसके साथ-साथ वो दूसरे केमिकल्स को भी आपकी स्किन के अंदर ले जाएगा, तो वो उसको सपोर्ट करेगा।
तो बहुत सारे आगे हम देखेंगे कि फेयरनेस क्रीम है, सनस्क्रीन है, इन सब चीज़ों को स्किन पर जिसको पेनिट्रेशन चाहिए, उसमें भी पैराबेन कॉमनली अवेलेबल है। ये सबसे बड़ा एक एंडोक्राइन डिसरप्टर हम इसको कह सकते हैं। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को असर करता है, सेक्सुअल हार्मोन्स को असर करता है और ये जो है ईस्ट्रोजन का मिमिक करता है ये केमिकल। तो ईस्ट्रोजन की जगह ये सेल में बाइंड हो जाता है और ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन या तो बहुत बढ़ा देता है, ये तो एकदम कम कर देता है, जिसकी वजह से पीसीओडी, पीसीओएस ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। लोग सोचते रहते हैं कि हमको ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, जानने मिल रहा है कि क्यों ये सब आपके साथ हो रहा है। दूसरा है ये ब्रेस्ट कैंसर करता है और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी पाए गए हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनके ब्रेस्ट मिल्क में ये प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे केमिकल्स स्किन के थ्रू ब्लड में जाते हैं और अलग-अलग ऑर्गन में जाके वो सेटल हो जाते हैं। तो ऐसे वो आपके थ्रू आपके बच्चे में भी ट्रांसफ़र होता है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे इन चीज़ों को अवॉइड करें और खुद के साथ-साथ अपने फैमिली को भी सेव करें। अ, ये जीन एक्सप्रेशन को भी डैमेज करता है, तो जो कोई हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स, इम्पोर्टेंट एंजाइम्स जो बनते हैं, इन सारी चीज़ों में भी वो इंटरफियर करता है। उसके बाद केमिकल आता है पैराफ़िन। पैराफ़िन जो है पैराफ़िन मतलब मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो वैक्स जो कैंडल में यूज़ होता है, वो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम जो निकालते हैं क्रूड पेट्रोलियम, उसमें से जब प्यूरिफ़ाई किया जाता है पेट्रोल, तो वो बहुत सारे स्टेप में बनता है। उसी में से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, जिसमें कोल tar भी है, अ, ये पैराफ़िन वैक्स भी है और केरोसिन भी इसी से निकलता है। तो ये सारे पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट हैं, जो पेट्रोलियम जेली हम बोलते हैं, वो भी इसी का एक प्रोडक्ट है। पैराफ़िन जो है वो नेचुरल ऑयल या नेचुरल जो भी ग्रीसी सब्सटेंस हम क्रीम वग़ैरह में यूज़ करते हैं, जैसे हमारे दादी-नानी जो थे वो मलाई यूज़ करते थे। अब हुँ। हमारे प्रोडक्ट सब ऐसे हैं कि उनका शेल्फ लाइफ़ बहुत लंबा रखना है हमको, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो वो लोग ऐसा सस्ता वाला, ये काफ़ी सस्ता है, अगर आप नेचुरल क्रीम बनाने जाओ, उसके कंपेयर में ये पैराफ़िन पेट्रोलियम केमिकल्स जो भी है, वो बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, बहुत ही चीप है और इसीलिए बहुत ही खतरनाक है। एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ, पैराफ़िन के केमिकल यूज़ किया हुआ कोई पैराफ़िन बेस्ड प्रोडक्ट किसी ने यूज़ किया हुआ था। दैट पर्सन वाज़ स्मोकिंग, स्मोक कर रहा था, उसका जो ऐश है, जो जलता हुआ ऐश गिरा या कुछ हुआ, जिस वजह से आग लग गई। ये हाइली फ्लेमेबल केमिकल है, इसलिए ऐसे इंजरीज़ भी छोटे-मोटे इसकी वजह से हो सकते हैं, तो ये भी बहुत ही केयरफुली इसको ध्यान देकर यूज़ करें, अगर कर रहे हैं तो, ना करें तो और बेटर है। इसका काम है कि ये एक्ट करता है सॉल्वेंट की तरह, ईज़िली चीज़ों को घुला देता है। ये जितने भी पेट्रोकेमिकल्स हैं, वो सॉल्वेंट बेस्ट सॉल्वेंट्स हैं। बहुत ईज़िली चीज़ों को अपने अंदर घुला-मिला देते हैं, 2 चीज़ों को ईज़िली वो मिक्स कर देते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। ये होता करता क्या है, तो इसका जो काम है कि ये डीएनए को डैमेज करेगा, एंडोक्राइन डिसरप्टर है अगेन, ड्राइनेस क्रिएट करेगा क्योंकि ये हमको फ़ील होता है कि हमने पेट्रोलियम जेली लगा लिया, हमारा स्किन सेफ है। बट एक्चुअली उसको फिर रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए उतना ही हार्ड केमिकल, उतना ही हार्ड डिटर्जेंट यूज़ होता है। और ना भी करे तो एक लेवल के बाद स्किन का खुद का जो नेचुरल ऑयल्स है, वो निकलने इन चीज़ों की वज़ह से बंद हो जाते हैं और इसी वज़ह से स्किन आपका देखेंगे कि बहुत ही ड्राई हो जाता है। वन्स यू स्टॉप यूज़िंग इट, जब तक यूज़ कर रहे हैं आपको रियलाइज़ नहीं होगा, जैसे ही बंद होगा वो ड्राइनेस आपको फ़ील होगा। डीएनए को डैमेज करता है, लंग और किडनी में ये सारी चीज़ें जाके डिपॉज़िट होती है। तो किडनी में किडनी फ़िल्टर का काम करता है बेसिकली। तो वो फ़िल्टर करने के लिए क्या करेगा कि उसको वहाँ रख लेगा, जैसे छन्नी में हम कुछ छान रहे हैं तो वो चीज़ें छन्नी में रह जाएगी। फिर क्या करते हैं हम छन्नी को साफ़ करते हैं।
तो किडनी ने तो अपना काम कर लिया, किडनी को कौन क्लीन करेगा? ऐसे ही छोटे इश्यूज़ हमको सामने आते रहते हैं। देन है ब्लीच, फेस पैक्स, मास्क, फेस स्क्रब। जो 1 मिनट, ब्लीच है पहले जी। आप उस पर जाएँ, उससे पहले मैं इसके बारे में बात कर लूँ कि क्रीम, बॉडी हुँ, लोशन वग़ैरह मलाई पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन अब तो दूध ही नकली है, तो मलाई तो क्या ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन व्हाट आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इज़ प्योर कोकोनट सॉरी कोको बटर कोको बटर, नॉट इवन क्रीम, हुँ, कोको हुँ। बटर। कोको बटर और उसके अलावा आप कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो और ये वो दोनों बेस्ट ही अल्टरनेटिव चीज़ें है। बेस्ट अल्टरनेटिव है। ये दोनों ही चीज़ें आपके बालों के लिए और आपके फेस के लिए स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। मैं आज 2 साल से कोको बटर यूज़ कर रही हूँ। प्योर कोकोनट कोको बटर, उसके अंदर कुछ भी नहीं। दैट्स इट एंड इट्स वेरी गुड फॉर द स्किन। यहाँ तक के आपके पैरों के क्रैक्ड हील्स को पूरी तरह से भर देता है, ठीक कर देता है और सॉफ्ट कर देता है। सो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल जो गाढ़ा आता है, मतलब वो ऐसे थिक आता है, वो पतला नहीं होता है। तो वो कोको और ये बटर दोनों ही बोलते हैं उसको। कोकोनट बटर नहीं, हाँ, मैं कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की बात कर रही हूँ और कोको बटर जो वो कोको बीन्स से निकलता है, उसकी बात कर रही हूँ। वो 2 अलग हाँ, चीज़ें हैं, अच्छा। वो 2 अलग चीज़ें हैं। कोकोनट का भी बटर बनता है, तो मैं हाँ, उस बारे में बात कर हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा। हाँ, कोकोनट का बटर इज़ द बेस्ट, हुँ, दैट इज़ द बेस्ट इन फैक्ट या हाँ जी, यू कैन कंटिन्यू। हुँ। तो नेक्स्ट है हाँ, वीओसी में एक इसमें हाइड्रॉक्सी टोल्यूइन है। तो अगेन ये टोल्यूइन भी वैसा ही स केमिकल है, इवोपरेटर है, बहुत जल्दी उड़ जाता है और इसको यूज़ करते हैं वो लोग इसका शेल्फ लाइफ़ वग़ैरह बढ़ाने के लिए और बहुत सारी जगह पे ये खुद एक फ्रेग्रेंस का कैरियर की तरह यूज़ होता है। मतलब अगर आपको आर्टिफ़िशियल फ्रेग्रेंट चाहिए, तो उसमें ये सारे प्रोडक्ट हाइड्रॉक्सी टोल्यूइन बहुत ही कॉमन है। ओह! नेक्स्ट है ब्लीच, फेस पैक, मास्क